पार्ट 5 द यूनियन, संघ के बारे में बताता है, और उसका चैप्टर नंबर 1 द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के बारे में बताता है, द एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक, 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और भारत के महान्यायवादी यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एजी महान्यायवादी के बारे में ये 52 से लेके 78 तक जो हमारा अनुच्छेद है इनके बारे में बताता है। ठीक, अब हम यहां अनुच्छेद वाइज न देख करके अगर हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा सुविधा होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में हम जानते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं या रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 52 क्या कहता है? 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आपसे कहा जाए भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जी हां, यही कहता है 52 कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो कहां होगी? वो राष्ट्रपति में होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये 53 कहता है। 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 53 दूसरा अनुच्छेद इसका चैप्टर 1 पार्ट 5 चैप्टर 1 का 53 ये कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये देख करके थोड़ा सा जब हम राष्ट्रपति की स्थिति पढ़ने लगेंगे जिसको हम बाद में खोल के देखेंगे, ये 53 कहता है। और 54 और 55, 54, 55 राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बताता है। हम जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट न होकर के इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। और उसमें कौन कौन होता है? उसमें पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर और स्टेट राज्य विधान सभा, याद रखिएगा, राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर। और यहां जब स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है तो इसमें सिर्फ जो है इलेक्टेड मेंबर हैं और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा भी इसमें शामिल है। यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल बनेगा जिसके द्वारा राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, नॉमिनेटेड नहीं होंगे। ये ध्यान देने की बात है। जब विधानसभा की बात हो रही है तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी दोनों की विधानसभाएं इसमें सम्मिलित हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि अगर 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते हैं लोकसभा में या 12, जानते हैं आप साहित्य कला समाज सेवा और विज्ञान से 12 लोग जो राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं, इसी तरीके से जो विधानसभा में होते हैं वो इस इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं होंगे। ठीक, ये लोग इनका चुनाव करते हैं। और ये चुनाव कैसे होता है? ये चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये कैसे होता है? ये सीक्रेट बैलेट के द्वारा होता है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ऐसा नहीं होता है कि हाथ उठा दिया जाए या फिर मत विभाजन करा लिया गया, बजर दबा दिया गया है, आर यू फेवर इन एस, आर यू फेवर इन नो, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए सीक्रेट बैलेट होगा, एक बैलेट पेपर दिया जाता है और वो सारे जो जितने भी प्रत्याशी हैं उनको जो है प्रेफरेंशियल वोटिंग करता है। और यहां यह भी ध्यान देने की बात है
कि प्रक्रिया ऐसी अपनाई जाती है कि विभिन्न राज्यों के बीच में जो मत मूल्य है विभिन्न राज्यों का वो समान रहे और संसद और विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी भी जो प्रतिनिधित्व समान रूप से हो। इसके लिए क्या किया जाता है कि एक एमएलए का जो वोट की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकाली जाती है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट का 1000वां भाग और नंबर ऑफ क्या है, टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली। ठीक, कहने का मतलब कि उस राज्य की कुल जनसंख्या का 1000वां भाग और उस असेंबली की जो इलेक्टेड मेंबर है उससे भाग देने पे ये एक एमएलए की वोट वैल्यू आती है। इसी तरीके से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट वैल्यू कितनी होगी ये टोटल एमएलए का जो वोट वैल्यू होगा सारे राज्यों को मिलाकर के सारे एमएलए का जो वोट वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ वोट होगा, टोटल वैल्यू ऑफ वोट डिवाइडेड बाई द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इससे एक एमपी का मत का मूल्य निकल जाएगा। ठीक, ये होता है। इसके बाद हमने आपसे बताया कि बैलेट पेपर पे प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। आप जो है अपना वोट क्रमांक जिसको देना चाहते हैं, किसी को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, आपकी पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौथी पसंद, तो इस तरीके से होता है। और एक निर्धारित कोटा चुनाव जीतने के लिए प्राप्त करना होता है। कहने का मतलब जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट होते हैं उसमें 2 से विभाग देके एक जोड़ के जो आता है, यानी आधे से एक अधिक जो पाता है, जो निर्धारित कोटा पाता है, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। और अगर काउंटिंग के समय किसी प्रत्याशी की जो प्रथम वरीयता के मत होते हैं, अगर उसको गिनने के बाद निर्धारित कोटा मिल जाता है तो वो विजयी घोषित कर दिया जाता है। किंतु अगर ऐसा नहीं होता है, यानी आधे से एक अधिक नहीं मिलता है, निर्धारित कोटा नहीं मिलता है, तब दूसरे चरण की गणना होती है। दूसरे चरण की गणना में क्या होता है कि जो प्रत्याशी सबसे कम प्रथम वरीयता का मत पाया है उसको हारा हुआ मान करके उसका जो दूसरी वरीयता का मत होता है वो जिसको दिया गया है उसके प्रथम वरीयता में जोड़ दिया जाता है। और इस तरीके से मतगणना तब तक चलती है जब तक कि किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा नहीं प्राप्त हो जाता। इस तरीके से राष्ट्रपति की ये 54-55 में ये जो है ये इलेक्शन की विधि दी हुई है। और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट्स है, डिस्प्यूट्स है, तो कहां जाएगा, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय का दिया हुआ निर्णय इसके डाउट्स पे, इसके डिस्प्यूट्स पे ये फाइनल होगा। उस पर कोई संसदीय कमेटी आई है, वो कोई लफड़ा नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय का दिया हुआ डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। और एक बात और की जानने की है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से क्यों होता है। कुछ लोगों ने कहा कि तो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन संविधान सभा में इस बात पे चर्चा हुई तो इसका पक्ष रखते हुए कहा गया कि चूंकि भारत में हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है और संसदीय प्रणाली में ये होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वही वास्तविक सत्ता उसी के हाथ में होती है। राष्ट्रपति जो होता है एक तरीके से नॉमिनल हेड होता है? ये तो आप जानते ही हैं कि बताने की क्या जरूरत है कि प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है और ही हेड ऑफ स्टेट तो जरूर है? हमारी जो राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता है उसका प्रतीक है, ही सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी। बट जो हमारा रियल पावर है पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो प्रधानमंत्री एंजॉय करता है। और क्योंकि ये एक नॉमिनल हेड है, टाइटुलर हेड है, और इतने बड़े रिसोर्स लगा करके, इतना ज्यादा समय लगा करके पूरे देश में राष्ट्रपति का चुनाव कराना, जबकि वास्तविक शक्ति नहीं थी उसके हाथ में, तो ये भी बहुत फिजिबल नहीं था। फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, संसद के दोनों सदन के सदस्य मिलकर के इसका चुनाव कर लें। फिर इसको इस आधार पे खारिज कर दिया गया कि संसद में जिस दल का बहुमत होगा वो जिसको चाहेगा उसको चुन लोगा, फिर राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें संघ के साथ साथ सारे राज्यों की भागीदारी हो और सबको ये लगे कि राष्ट्रपति उनका अपना राष्ट्रपति है, सारे लोगों का, पूरे देश भर का प्रतिनिधित्व करे। इसलिए ये प्रक्रिया अपनाई गई कि इसको ध्यान में रखते हुए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के नाते राष्ट्रपति की बहुत भूमिका नहीं है, ही हेड ऑफ स्टेट। और इस तरीके से
ये बात है। क्वालिफिकेशन क्या इसकी है? क्वालिफिकेशन आप जानते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शुड हैव 35 ईयर्स ऑफ एज। और क्या होना चाहिए? वो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अर्ह होना चाहिए। और चौथी चीज, वो किसी लाभ के पद पे न हो, किसी संघ में या राज्य सरकार में या किसी लोकल अथॉरिटी में या किसी पब्लिक अथॉरिटी में कोई जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड न करता हो। ये इसकी जो है क्वालिफिकेशन है। लेकिन हां, एक बात ये जरूर कही गई है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, सेंट्रल के मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, ये यहां चुनाव के लिए इनका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। दे कैन कॉन्टेस्ट, वो चुनाव लड़ सकते हैं। और जो है ये बात, अब चुनाव जीतने के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। तो यहां पे ये बातें इसके क्वालिफिकेशन में हैं, ठीक। और ओथ और एफर्मेशन देखते हैं, ओथ और एफर्मेशन। और ये भी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आप जानते हैं कि अब बढ़ा करके हमारे यहाँ 50 प्रस्तावों को 50 अनुमोदक कर दिया गया है। प्रपोजल्स 50 होने चाहिए और सेकेंडर्स भी 50 होने चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा कि एमपी एमएलए कोई हो सकते हैं, इलेक्टर्स की बात कर रहा है। 50 प्रपोजल और 50 सेकेंडर, प्रस्तावक और अनुमोदक। और 15,000 रुपए इसकी जो है सिक्योरिटी होती है जो आरबीआई में जमा होती है। और जैसे सारे चुनाव में होता है कि अगर कोई 1/6 वोट नहीं पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है, यहां भी ऐसे ही होता है। तो ये स्थिति है, इतना करना पड़ता। ओथ और एफर्मेशन की बात करें, ओथ और एफर्मेशन आर्टिकल 60 डील करता है। आर्टिकल 60 ये कहता है कि राष्ट्रपति शपथ में क्या कहता है? कहता है मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। और संविधान और विधि की शपथ लेता है, मैं संविधान और विधि की परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। ठीक, किसकी? संविधान की, विधि की, दोनों की प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की शपथ लेता है। और यह भी शपथ लेता है, इसलिए राष्ट्रपति अगर किसी देश की समस्या पे कहीं बोलता है तो इससे किसी को अनवांटेड नहीं समझना चाहिए। उसने इस बात की भी ओथ ली है कि वो जनता की सेवा और कल्याण में क्या रहेगा? निरत रहेगा, विरत नहीं, निरत के क्या में रहत रहेगा। ही डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ वेलबींग ऑफ द वेलफेयर एंड द सर्विस ऑफ वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। भारत की जनता के कल्याण के लिए, उसकी सेवा के लिए क्या करेगा? निरत रहेगा, लगा रहेगा, अपने आप को डिवोट करेगा। ये शपथ लेता है। शपथ कौन दिलाता है आप जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। चीफ जस्टिस नहीं, जो सीनियर मोस्ट जस्टिस होगा वो दिलाएगा। कंडीशंस, इसकी शर्तें क्या हैं? शर्तों में पहली शर्त तो यही है कि अगर वो कहीं किसी हाउस का मेंबर है, मान लीजिए इलेक्ट कर लिया जाता है, कि किसी क्या कहते हैं कि किसी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है या किसी असेंबली का मेंबर है, तो उसको जो है उस पद से इस्तीफा देना होगा। किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और एक और कंडीशन है कि उसे जो है बिना किराए के एक आवास में रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप राष्ट्रपति हो गए और आपने देखा कि आपका परिवार जो है लोधी रोड पे आपका परिवार रहता है, या कहीं दिल्ली में कहीं रहता है, तो आप वहां से गाड़ी से आए और राष्ट्रपति का काम किए चले गए। ये कंपल्सन है कि आपको जो है राष्ट्रपति भवन में, जो बिना किराए के सुसज्जित भवन है, आपको उसमें रहना है। और आप जो है पहाड़गंज या लोधी रोड से राष्ट्रपति भवन आ जाकर के अपना काम नहीं कर सकते हैं। तो ये है कि एक राष्ट्रपति भवन में उसको रहना है। और क्या है? और उसको ऐसे क्या मिलेंगे? ऐसे इमोलमेंट, उसको उपलब्धियां, भत्ता, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस मिलेंगे जो संसद तय करे, संसद जो निर्धारित करे। हाँ, उसमें उसके कार्यकाल के दौरान कोई नकारात्मक बदलाव नहीं होगा। ठीक, तो ये कंडीशंस हैं इसकी, कि उसके जो है इमोलमेंट जो है, उसके अलाउंसेस, उसके प्रिविलेजेस होंगे, उसको एक राष्ट्रपति भवन में रहना होगा, उसको यात्रा की सुविधा है, उसको मेडिकल की सुविधा, तमाम तरह की फैसिलिटीज है। उसके अपने सचिवालय को चलाने के लिए 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। अब उसकी सैलरी 5 लाख रुपए प्रति माह है। इस समय राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपए प्रति माह है। और अब सेवानिवृत्ति के बाद उसे वेतन का आधा मिलेगा। अगर राष्ट्रपति के निधन होने के बाद उसके पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में आधा मिलता है। बाकी जो सुविधाएं हैं,
आवास की, मेडिकल की, यात्रा की, फोन की, ये सब तो मिलती रहेंगी हटने के बाद भी, लेकिन ये जो सेक्रेटरीट का जो अलाउंस 1 लाख रुपए है वो घट करके 20,000 हो जाता है। तो ये है इसकी कंडीशंस हैं। टर्म्स क्या है? टर्म्स ये है कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद 5 साल तक रहेगा अपने पद पे, और अगर त्यागपत्र दे दे या उसका निधन हो जाए या फिर जो है महाभियोग लग जाए या फिर चुनाव में किसी आरोप के कारण सुप्रीम कोर्ट उसके उम्मीदवारी को रद्द कर दे, तो ऐसी स्थिति में तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति करता, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जज करेगा, वो जज नहीं है तो चीफ जस्टिस करेगा या सीनियर मोस्ट जज करेगा, जैसी कंडीशन हो। और राष्ट्रपति के न रहने पर उपराष्ट्रपति उसके कार्य को निर्वहन करेगा, और ऐसा कार्य करते समय जो राष्ट्रपति का इमॉल्वमेंट है, अलाउंसेस है और प्रिविलेज है, वो सारा वो एंजॉय करेगा। और अब देख लेते हैं कि इंपीचमेंट की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हमारे यहां हटाने के लिए एग्जाम में बार बार आता है, हटाने के लिए जो प्रक्रिया, इंपीचमेंट आर्टिकल 61 इसको कवर करता है। आर्टिकल 61 याद रखिए, महाभियोग ये कई बार आता है कि महाभियोग टर्म 61 मैंने बताया आपको, कंडीशंस ये हो गई। ओथ एफर्मेशन 60 में था, ठीक। ये जो है 61 महाभियोग के लिए डील करता है। महाभियोग में राष्ट्रपति को ध्यान दीजिएगा, देते हैं कहीं प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी के आधार पे, इस आधार पे, उस आधार पे, तो कहीं भटकिएगा मत। ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान के वायलेशन पे ही इसके ऊपर इंपीचमेंट लगाया जा सकता है। और इंपीचमेंट के लिए क्या चाहिए? इंपीचमेंट के लिए पहले संसद में उस आशय का एक क्या होना चाहिए? रेजोल्यूशन होना चाहिए। रेजोल्यूशन क्या होता है? एक प्रपोजल होता है जिसपे वोटिंग होती है एस या नो में, इस तरह का एक रेजोल्यूशन आना चाहिए। जब ये रेजोल्यूशन आएगा तो क्या करना चाहिए? 2 सप्ताह 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी लिखित में सूचना देनी चाहिए। उस पे किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन जो सदन ऐसी कार्रवाई शुरू करेगा वो जो है 14 दिन पहले, 2 सप्ताह पहले उसको नोटिस देगा और उस पे 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित तब उस रेजोल्यूशन पे उस हाउस में जिसमें ये रखा गया उस पे बहस होगी। और उस बहस के दौरान ये संसद को अधिकार है कि वो चाहे खुद उसकी जांच करे या किसी ट्रिब्यूनल को नियुक्त कर ले, तो संसद उसकी जांच करेगा। ऐसे में नैसर्गिक न्याय की मांग है कि राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेगा आकर के खुद के द्वारा या अपने रिप्रेजेंटेटिव किसी वकील के द्वारा, प्लीडर के द्वारा, और अगर 2/3 बहुमत से उस हाउस ने इसको पास कर दिया तो फिर ये दूसरे हाउस में जाएगा। दूसरा हाउस भी फिर वही प्रक्रिया अपनाता, अपने हिसाब से उसकी इंक्वायरी करेगा। ये उसके ऊपर है कि इंक्वायरी की कौन सी प्रक्रिया अपनाता है, खुद करता है या किसी ट्रिब्यूनल को देगा। उस इंक्वायरी के बाद फिर प्रेसिडेंट को इस बात का हक है कि प्रेसिडेंट जाकर के अपना पक्ष वहां रखे, बतावे, या किसी वकील के माध्यम से अपना रिप्रेजेंटेशन करे अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। लेकिन अगर वहां भी 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है तब ये महाभियोग पारित हुआ मान लिया जाएगा और उस समय से राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि उसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो सारे वैलिड होते हैं, वो इनवैलिड नहीं होंगे, वो उसी तरीके से होते हैं। तो ये हो गई आपकी इंपीचमेंट की बात। वैकेंसी की बात कि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, बता दिया, महाभियोग लग जाए या सुप्रीम कोर्ट उसके उम्मीदवारी को किसी तरीके से कोई डाउट्स एंड डिस्प्यूट हो रद्द कर दे, या दिवंगत हो जाए, जैसे 2 हमारे जाकिर हुसैन साहब, फखरुद्दीन अली साहब, ये लोग अपने पद पे नहीं रहे। अब तक ये 2 राष्ट्रपति हैं जो कि पद पे दिवंगत हुए हैं। हो जाए ऐसी स्थिति में तो फिर ये है कि ये आर्टिकल 62 इस बात को कवर करता है। ऐसे तो राष्ट्रपति 5 साल के लिए रहेगा, राष्ट्रपति किसी कारण से पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। 62 इस बात की व्यवस्था करता है, आर्टिकल 62 इस बात की व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव देखेंगे अभी चुनाव हुआ है, पदावधि खत्म होने के पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ गई कि कोई त्यागपत्र देके निकल लिया या कोई दुनिया में नहीं रहा या निर्वाचन रद्द हो गया या महाभियोग लग गया, ऐसी स्थिति में तो चुनाव पहले नहीं हो सकता ना। ऐसी स्थिति के लिए ये व्यवस्था है कि यथाशीघ्र चुनाव कराया जाएगा, लेकिन किसी भी दशा में पद रिक्त होने के 6 महीने के अंदर, विदिन 6 मंथ्स, जबकि वैकेंसी होती है, पद खाली होता है, कि अंदर चुनाव करा लिया जाएगा। और अगला जो राष्ट्रपति होगा वो बचा हुआ नहीं, वो पूरा 5 साल अपना करेगा। जैसे 69 में चुनाव हुआ तो ये नहीं कि पता चला कि वो
67 वाला था तो 72 तक बाहर हो गया, नहीं, वो पूरा 5 साल पूरा करेगा। ये हो गई वैकेंसी की बात। और राष्ट्रपति की प्रिविलेजेस की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। पहले भी हमने पढ़ा है कि ये 361 इसको डील करता है, इसको पहले पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति को ये विशेषाधिकार है कि उसके पद पे रहते हुए उसको किसी भी क्रिमिनल मामले में या सिविल मामले में न तो उसके खिलाफ कोई वाद लाया जा सकता है और न तो उसको चलाया जा सकता है। अगर पहले से चल रहा है तो उन्हें कंटिन्यू रोक दिया जाएगा, किया जा सकता है, और न तो वाद संशोधित किया जाता है, लाया जा सकता है। और इसको पूरी इम्यूनिटी होती है। राष्ट्रपति को न तो आप गिरफ्तार कर सकते हैं, न तो आप जेल भेज सकते हैं। उसके द्वारा अपने जो पद पे किए गए कृत्य हैं उसके लिए दीवानी और सिविल किसी भी मामले में कोई वाद नहीं लाया जाएगा। ठीक है, समझे तिवारी जी? है? हाँ, तो उसके पद पे कार्य करते समय उसके द्वारा कोई भी कृत्य किया गया है तो उसके खिलाफ कोई आपराधिक या सिविल मामला नहीं बनता। लेकिन एक स्थिति है कि अगर कोई दीवानी मामला है, कोई सिविल मैटर है जो उसने कभी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया है, तो ऐसे मामले को किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है, लाया जा सकता है, लेकिन 2 महीने की नोटिस के बाद राष्ट्रपति को यह बताना होगा कि वाद का नेचर क्या है, वादी कौन है, वादी की रिलीफ क्या है, केस की स्टेटस क्या, ये सारी चीजें बताने के बाद सिविल मामले में जो उसने पर्सनल कैपेसिटी में कोई इस तरह का काम किया है, पद पे रहते हुए नहीं, निजी रूप में, तो 2 महीने की नोटिस देकर के उस पर कार्रवाई की जा सकती है। यही इसकी उन्मुक्तियां हैं, मोटी मोटी यही बातें हैं इसमें। और अभी इसको हम फिर आगे देखते हैं। और एक चीज याद रखिएगा इसमें कि जो राष्ट्रपति, आप जिस किताब से पढ़ रहे होंगे, जो राष्ट्रपति की सूची दी होगी और कार्यकाल दिया होगा डिटेल में, उसको बराबर लाइन लगाते हो घेरते घारते रहिएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रश्न मान लीजिए एग्जाम में आ जाए आपके, मैंने बना दिया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के विरुद्ध किसने चुनाव लड़ा था, किसने चुनाव लड़ा था, अगर ये सवाल मैंने बना दिया और यहां लिख दिया, पहला निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, दूसरा लिख दिया कि हरिराम, तीसरा लिख दिया क्या, एन दास, और चौथा लिख दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए क्या होगा? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1952 में जब पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे तो उनके खिलाफ प्रत्याशी कौन था? बताइए आप। निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। अच्छा, इनके हिसाब से निर्विरोध निर्वाचित हुए। तिवारी जी आप बताइए क्या? ये चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, ये बात सही है। देखिए, अगर आप पढ़े नहीं हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा अगर बराबर आप चार्ट देखते रहे हैं। यहां ध्यान रखिएगा कि निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुए थे। प्रथम चुनाव में केटी शाह थे, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, यहां केटी शाह होना था। पहले राष्ट्रपति के चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के विरुद्ध केटी शाह उम्मीदवार थे। ये कई बार आया है और आ सकता है, इसमें कोई आने में कोई गुरेज नहीं है। और 5 साल बाद 57 में कौन थे? एन दास थे। एन दास, सेकेंड टाइम एन दास। देखिए, एन दास का नाम इसमें है। ये दूसरी बार लड़े थे राजेंद्र प्रसाद जी से। और हरिराम जी जो थे किसके खिलाफ? ये तीसरे चुनाव में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विरुद्ध लड़े थे। जनरली ये भ्रम होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय इतने पॉपुलर थे, आजादी का समय था, शायद निर्विरोध चुन लिए गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। निर्विरोध सिर्फ एक राष्ट्रपति चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? नीलम संजीव रेड्डी साहब। ठीक, ये जान लीजिए आप। नीलम संजीव रेड्डी साहब चुने गए हैं एक बार, ये 77 में चुने गए थे। ठीक, तो ये चीजें अगर आप टेबल पढ़ते रहेंगे तो देखते रहे। अच्छा, सबसे बड़ी मेजॉरिटी से चुनाव जो कौन जीता? सबसे बड़ी मेजॉरिटी से चुनाव सेकंड चुनाव में, दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव में राजेंद्र प्रसाद जी जब दूसरे। हाँ, एक बात और बताना, मैं थोड़ा ध्यान से बोल गया कि राष्ट्रपति भारत में पद में रहने के लिए कोई ये सीमा नहीं है कि आदमी जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के तरीके से हमारा संविधान राष्ट्रपति पद के लिए सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बनने की
कोई शर्त नहीं लगाता, लेकिन एक सामान्य परंपरा है कि सामान्यतः लोग एक बार होते हैं, लेकिन संविधान में ऐसा कुछ नहीं, कहीं आवत आप जितनी बार चाहे उतनी बार लड़ सकता है। एक परंपरा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी तक थे जो कि 2 बार चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, और सेकंड चुनाव में उन्होंने जो है NN दास साहब को 99.35% वोट पाए थे। ये मैक्सिमम सबसे बड़ी जीत इनकी यही थी। और नीलम संजीव रेड्डी साहब तो निर्विरोध लड़े थे, आप जान ही रहे हैं। एक सवाल और आता है कि अंतरात्मा की आवाज पे कौन जीता था, तो आप जान ही रहे 1969 में बीवी गिरी साहब को इंदिरा गांधी ने जिता लिया था। और यही बीवी गिरी का चुनाव ऐसा था कि जिसमें निर्धारित कोटा पाने के लिए कई राउंड की, कई चक्रों की मतगणना हुई थी। आप देखेंगे तो 52-48 का रेशियो है शायद। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चार्ट देखते रहिएगा, जैसे पीछे की चलेंगे आप तो रामनाथ कोविंद भी थे, प्रणब मुखर्जी थे, प्रतिभा पाटिल थी, फिर कलाम साहब थे, के.आर. नारायण साहब थे, शंकर दयाल साहब थे, वेंकट रमन साहब थे। इस तरीके से पीछे अगर आप याद रखे रहेंगे, ज्ञानी जैल सिंह साहब थे, नीलम संजीव रेड्डी साहब थे। तो इस तरीके से आप आगे पीछे पढ़े रहेंगे। तो अगर ये क्रम में सजाने को दे देगा आपको, सजाइए नीचे से ऊपर से, तो आपसे ये एक सवाल गलत नहीं होगा। इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, उसको टिक करते पढ़ते रहिए, ठीक है। और अब हम आगे देखते हैं।